बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना। आप जहां रहें खुश रहें और जिस हाल में हो परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने दिन का आगाज मुस्बत सोच और अच्छी बात से करें, जिस तरह हम हर बार अपने प्रोग्राम का आगाज अच्छी बात से करते हैं। अच्छी बात आपको हिना बताएंगी, लेकिन उससे पहले अच्छी बात मैं ये करूंगा कि हिना, आई लाइक योर ड्रेस एंड आई लाइक योर टाई। बहुत अच्छी टाई लग रही है आपकी। जब मैं आज आई स्टूडियोज में और हमारी मुलाकात हुई तो द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज योर टाई एंड मुझे ऐसे लगता है कि इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। तो आपको टाई की जो सिलेक्शन है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत एक इम्पोर्टेंट ड्रेस का जो ब्लू कलर है ना, थैंक यू, इट्स वेरी कूल ब्लू। थैंक यू सो मच। देखिए जी, सुबह सुबह आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो जीजो कारब हैं, इस तरह से अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ दिन का आगाज करना चाहिए। बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत अच्छा फील होता है। वैसे भी जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उनके किसी भी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट के बारे में देते हैं, आप किसी की स्माइल के बारे में देते हैं, आप किसी के परफ्यूम की तारीफ करते हैं, किसी के ड्रेसिंग के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, कोई कमेंट आप देते हैं, तो उनका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और मूड जो है वो बहुत खुशगवार हो जाता है। और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी एक खुशगवार बात से, खूबसूरत बात से करेंगे। सुकरात का ये कहना है कि इल्म को दौलत पर फौकियत दो, क्योंकि दौलत आर्जी है और इल्म दायमी। बहुत ही खूबसूरत बात की है उन्होंने, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है जो हमारे पास हमेशा रहती है और हमेशा रहने वाली चीज़ है। लेकिन अगर मटेरियल एस्पेक्ट की बात करें, मटेरियल चीज़ों की बात करें, दौलत की बात करें, आज आपके पास है, कल हमारे पास होगी, फिर शायद किसी के पास भी ना हो। ये अच्छी बात है। कल आपके पास है, आज हमारे पास नहीं, आज आपके पास है, कल हमारे पास होगी और फिर किसी के पास नहीं होगी। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है हिना की। लेकिन हिना, सुकरात की अपनी बात तो की है, लेकिन सुकरात के बारे में कुछ बताएं भी हम अपने नाजरीन को कि सुकरात एथेंस में पैदा हुए जी 470 कबल मसीह में, और ये एक संग तराश जो हैं उनके घर में पैदा हुए थे और शुरू में ही अपने वालिद के साथ संग तराशी की और फिर बाद में फौज में भर्ती हो गए और फिर जल्द ही मुलाजिमत छोड़ी। इल्म फजल को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। वो हर मुल्क और कौम, रंगो नस्ल, मसलक और मजहब में गैर मुतनाज़ शख्सियत और हक़ गोई की खातिर जान कुर्बान करने वाला आलमगीर किरदार बनकर आज भी जिंदा है। और सुकरात जो हैं, इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहा जाता है जी। बिल्कुल। और सबसे जो बुनियादी नुक्ता सुकरात की जितनी भी तालीमात हैं, उसमें वर्च्यू का बड़ा एलिमेंट है, उसमें इल्म का बड़ा एलिमेंट है। और उस दौर में यकीन माने कि जो वहाँ के जो पावर थी एक्चुअली में, जो एथेंस कोर्ट थी, उस पावर को चैलेंज करना एक बहुत बड़ी बात थी। और सुकरात का जो स्टाइल था चैलेंज करने का, वो ये था कि ये सवालात बहुत करते थे, बहुत इंक्विजिटिव थे। बिल्कुल सवालात बहुत करते थे और इसी वजह से फिर इनको सजाए मौत भी दी गई। और हैमलॉक का प्याला इन्होंने पिया। हैमलॉक यूरोपियन एक प्लांट है और बड़ा जहरीला ये पौधा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। उसका जनाब इनको जहर दिया गया, वो पीना पड़ा जी। और इनको कहा गया बाकायदा तौर पर कि आप अपनी हरकत से बाज आ जाएं, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपको ये जहर पीना पड़ेगा और आपको मौत ही जो है वो मिलेगी। और अनफॉर्चुनेटली फिर डाइड। लेकिन अगर बात करें, ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और जो थॉट प्रोसेस है उस पर उनका बहुत ज़्यादा काम था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। और अगर हम बात करें इतने बड़े फिलोसोफर्स की, हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से उनके बारे में बताएं। लेकिन अगर आप हमें देख रहे हैं और आपके बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि अपने बच्चों को उनकी फिलॉसफी से रिलेटेड एजुकेट करें, उनकी बुक्स के बारे में बच्चों को बताएं, या फिर वो खुद से कहें कि उनके बारे में रिसर्च करें। जो बेसिक बात हमने आज बताई कि इल्म को दौलत पर फौकियत दो, और इसका अमली नमूना उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी में पेश किया। इनकी बड़ी फेमस सेइंग है सुकरात की कि आई नो दैट आई नो नथिंग। और वो कहते हैं कि जो इल्म की बुनियाद है, जो इल्म का आगाज है, वो होता ही इस बात से है कि आप ये तस्लीम कर लें कि जो मुझे पता है वो इनफ नहीं है। कि मैं जानता हूँ, अपनी ला इल्मी से मैं वाकिफ हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर बंदा ये बोलता है जी कि सारा इल्म मुझे, I know everything, I am the best and I know everything। जब आपका ये एटीट्यूड आ जाता है आप में कि you know everything, तो फिर आप सीखने का जो प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है, that literally stops। सो आपको अपने माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है। और अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, यूथ की बात करें, तो बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली, यूथ की मैं बात करी, उनको ये मानना है, वो शॉर्टकट्स पे बहुत यकीन रखते हैं, फिर मटेरियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो यकीन है, या उनको लगता है कि मटेरियल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इल्म एक ऐसा जेवर है, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कभी ख़त्म हो सकता है। दौलत तो एक मटेरियल चीज़ है।
बहुत सीरियस हो गई आप। इतनी संजीदा बातें सुबह सुबह। दौलत क्या मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते? मटीरियल है। क्योंकि जब हम आते हैं सुबह सुबह तो हम बहुत शुगर लगाते हैं और बहुत हंसते हैं, और वो बहुत, तो जो एक फन एलिमेंट होता है ना हमारी पूरी टीम के साथ, तो वो अजीम को लगता है कि सीरियस। और अब इस फन एलिमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक आम शख्सियत हैं, जदीद उर्दू शायरी की खातून अव्वल अदा जाफरी की आज सालगिरह है। पहले तो आज हिनाब शेर सुनाएंगी आज हमें अदा जाफरी। मैंने सुना है। ओके चलें, लेट मी थिंक। ओके, अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। एक तो मैं इतनी, मेरी उर्दू इज नॉट दैट गुड, फिर वो तलफ़ुज़ एंड ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, वज़न एंड पता नहीं क्या होता है शायरी में, पोएट्री में। सो माज़रत के साथ चलें जी। होंठों पे भी उनके मेरा नाम ही आए। वाह 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 वाह। होंठों पे उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। क्या बात है, क्या बात है। हिना ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज शेर याद रह गया जी। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो अदा जाफरी के बारे में मजीद भी बताते हैं कि जी ये इनकी मशहूर गजल का एक शेर। और अदा जाफरी 22 अगस्त 1924 को पैदा हुई थी जी। 13 बरस की उम्र में शायरी शुरू की इन्होंने, और अख्तर शेरानी और असर लखनवी से असलाह लेती रही इन्होंने। शहर दर्द, गजाला, तुम तो वाकिफ हो, साजे सुखन बहाना है, हरफे शनासाई, मौसम मौसम जैसे शेरी मजमूओं के अलावा जो रही सो बेखबरी रही के नाम से अपनी खुदनोश सवाने उमरी भी लिखी है। अदा जाफरी की शायरी मजमूई तौर पर अख्तार हयात और इंसान दोस्ती की शायरी है। वो ज़िंदगी की सदाकतों को शायरी पैकरों में ढालने का हुनर जानती थी और इस ज़मीन में इंतहा पसंदी का शिकार कभी नहीं हुई। और अदा की शायरी में ज़िंदगी के कई रूप और जाविये हैं जिनमें बुनियादी हैसियत इंसान को हासिल है। उनके शेरी मजमूए शहर दर्द को 1968 में आदम जी और अदबी अवार्ड मिला है, और 1991 में हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा है। 12 मार्च 2015 को कराची में इंतकाल कर गई। तो बहरहाल आज जो है वो उनकी याद में आज ये हमने ट्रिब्यूट उन्हें दिया है, और जो उनकी खिदमात हैं यकीनन उनको सराहते हैं। उर्दू अदब के लिए, उर्दू शायरी के लिए अदा जाफरी की जो खिदमात हैं वो हमेशा उनके चाहने वालों के साथ रहेंगी। तो ये थी जी अदा जाफरी। बहुत बड़ा नाम। अगर हम बात करें इनकी पोइट्री की, उसमें इंसानियत का एक पहलू है, वो हमें बहुत ही प्रोमिनेंट उसमें नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत शायरी की इन्होंने, शायरी के मजमूए इनके बहुत सारे जो है। और ये ना जो खूबसूरत बात है कि कभी इंतहा पसंदी का शिकार नहीं हुई। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जब आप शायरी या उसमें जाते हैं राइटर, बिल्कुल, तो आप एक साइड की एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अगर वो मोहब्बत है तो वो फिर बहुत ही एक्सट्रीम बिल्कुल, और इक्विलिब्रियम या बैलेंस मेंटेन करना और फिर अपने आप को बहुत ही सेफ प्ले करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें ये था कि वो कभी भी इस तरह का उनको क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, विच इज़ रियली गुड। बैलेंस होना चाहिए। हम इस पे भी बात करते रहते हैं कि ज़िंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। तो हम भी अब प्रोग्राम को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी मुल्की सियासत की। उसमें क्या खिचड़ी पक रही है लिटरली अजीम। मतलब जब सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं तो कुछ नया हुआ है, तो कुछ नई डेवलपमेंट हुई होती है। महंगाई की, हाँ जी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। इस पर भी हम सुबह बात कर रहे थे। खैर, महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई का तूफान किस रफ्तार से चल रहा है और मईशत के अदादो शुमार क्या बता रहे हैं, खेल के महाज पर क्या पेशरफ्त हो रही है और आलमी सूरत हाल क्या मंजरनामा पेश कर रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। तरमीमी बिल्स के तनाज़े पर सदर मुमलिकत इन एक्शन। आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी को ओहदे से फारिग कर दिया। खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सपुर्द। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत कायम। इन कैमरा समात में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आम इंतखाबात की तैयारियां। मुल्क भर में नई हल्का बंदियों के लिए बाज़ाब्ता काम शुरू। इलेक्शन कमीशन का आबादी का मसावी तनासुब यकीनी बनाने पर जोर। मुआशी सूरत हाल तनज़्ज़ुली का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए की हद अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी का रुझान। बिजली भी मजीद महंगी होने का इम्कान। वर्ल्ड कप से पहले लहू गरमाने का मिशन। पाक अफगान वनडे सीरीज का पहला मैच आज हेबनटूटा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे शुरू होगा। रूसी मिशन तबाह। इंडिया के चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने के लिए महफूज मकाम की तलाश। कामयाबी की सूरत में भारत चांद के जुनूबी कुतब पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा।
ये हैं जी टॉप स्टोरीज। और बात करते हैं बड़ी खबर की, तो सदर की ट्वीट के बाद अब मामला मजीद उलझ गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतल्लिक जो बिल सदर मुमलिकत को पेश हुए और वो बगैर उनके दस्तखत के ही वापस असम्बलियों में आए और वहाँ से वो मंजूर कर लिए गए, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ी जो है वो सदर की जानिब से ट्वीट किया गया था और उन्होंने कहा था कि जी मैंने तो कोई दस्तखत नहीं किए और मैंने बिल जो है वो मुकर्ररा वक्त मुकम्मल होने से पहले ही ये कह दिया था, हिदायत दे दी थी अपने सेक्रेटरी को और अपने प्रेसिडेंट हाउस के अमले को के वापस भेज दें। तो उन्होंने हुकूमतूली की और इसी बिना पर अब जो सेक्रेटरी हैं सदर साहब को उनको अहदे से हटा दिया है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ और वकार अहमद ने, लेकिन सारा मलबा जो है वो सदर के चैम्बर पर डाल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुकर्ररा वक्त में सदर की जानिब से बिल से मुतल्लिक कोई फाइल मिली नहीं। जबकि दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम की गई और फिर वहाँ पर समाअत हुई है। अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA के हवाले किया है। और इस आम सूरत हाल पर पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सर, अहम बिल्स पर सदर की ट्वीट के बाद मामला जो है वो मजीद उलझ गया है और अगर बात की जाए सियासी और आईनी बहरान की तो वो जन्म ही लेता जा रहा है। मुल्क में पहले ही इतनी अनसर्टेनिटी है, आप क्या समझते हैं इस मामले के सियासी असरात क्या होंगे? देखें, प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्रेसिडेंट्स जाते हैं, कोई परमानेंट नहीं होता, ना है, ना होगा, ना हो सकता। अब जो अलार्मिंग चीज है वो ये है कि सुप्रीम ऑफिस, सुप्रीम कमांडर के ऑफिस के अंदर अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है तो दैट हैज टू बी ब्रॉट टू बुक। इट डजंट मैटर हु इट इज। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोई डिसोबीडियंस की है तो दिस इज अ ग्रेव क्राइम। ये कोई आम मसला नहीं है, ये एक डिसोबीडियंस है और इस डिसोबीडियंस पे फॉर एग्जांपल आर्मी में आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेंगे या उनके ऑर्डर डिसोबे करेंगे तो दैट टेंटमाउंट्स टू कोर्ट मार्शल, सिंपल एज दैट। तो यहाँ हम कहते हैं कि अगर ये इनके जो ऑर्डर्स खराब हुए हैं तो इसके अंदर what we need to do is have a forensic inquiry। जी, क्योंकि देखिए ना, अगर साइन करें ना करें 10 दिन में तो बिल बन ही जाना है उन्होंने। लेकिन इसके 2 पहलू हैं, या तो प्रेसिडेंट साहब अपने फेस सेविंग कर रहे हैं कि हाँ जी चलें, मैंने तो साइन नहीं किए हैं, अगर ना भी करें वो बिल फिर भी 10 दिन में बन जाना था। सो बेसिकली उन्होंने अपने आप को विंडिकेट किया कि साथ उन्होंने स्टाफ का कहा है कि स्टाफ ने उनके ऑर्डर्स कैरी आउट नहीं किए, व्हिच मींस he told party people and of course chairman कि जी मैंने इसका कुछ नहीं किया, ये खुद बन गया। So in other words उन्होंने अपनी पोजीशन भी सेव कर ली है। दूसरा, उन्होंने जो ये डिसोबीडियंस का काम है कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं हैं तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं फोरेंसिक के साथ, and that's the अच्छा पीजे मीर साहब, ये कहिएगा सर कि हाईएस्ट ऑफिस है जिसकी जानिब से इस तरह की खबर सामने आ रही है, सदर साहब कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए और मैं तमाम तर सूरत हाल से नावाकिफ़ हूँ, बिल ही नहीं देखा। लेकिन दूसरी जानिब उनके अपने सेक्रेटरी कह रहे हैं कि तमाम सूरत हाल जो जितना भी प्रोसीजर है उनको रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो किया गया। और फिर सर इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर बनी है, तो एक बड़ी खबर तो है सर मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक कि इस लेवल पर भी जो है वो इस तरह से मामला तय किए जा रहे हैं, तो किस जानिब बढ़ रहा है ये मुल्क? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75A जो है ये बड़ा क्लियर, इसका कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वो पहले भेजेंगे, अपने पहले लोअर हाउस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये आपके पास भेजते हैं और आपके पास 10 दिन का पीरियड होता है। 10 दिन पीरियड के अंदर आप इसको वापस ऑब्जर्वेशंस के साथ भेज देते हैं। वो कहते हैं मैंने देखा नहीं है, या वो जो भी वो कहते हैं वो अगर बिल वापस गया है तो फिर वापस जब बिल आता है वो विदाउट एनी रिजर्वेशन, वो बिल जब वापस आएगा उस बिल को फिर आपके पास 10 दिन होते हैं। अब इसके अंदर इट विल डीम टू हैव टेकन इफेक्ट इफ द प्रेसिडेंट साइंस इट और नॉट। सो अब प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मैंने साइन नहीं किया, सो इसमें सिर्फ साइन की बात है, बाकी बिल। लेकिन सर अगर सदर साहब के कुछ तहफ्फुज़ात है बिल को लेकर और वो उन तहफ्फुज़ात को मेंशन करके बिल वापस असेंबली में भेजते हैं, फिर तो दोबारा वो कंसिडरेट किया जाता है ना, दोबारा उस पर बहस होती है और वो अमेंडमेंट्स के बाद फिर से वापस भेजा जाता है सेनेट के लिए। नहीं जी, उसके बाद नहीं, उनके जो मर्जी ऑब्जर्वेशन हो, सेकंड टाइम जो बिल है वो पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, बिकॉज़ इट इज द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट डिडंट एग्री विद इट, डजंट एग्री विद इट, बिल्कुल उनका राइट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन टेक्निकली जो बात है
अब इसको, ये जो आपने अभी सवाल किया है, इसकी वो कहते हैं ना इची निकालेगा सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रिटेशन वो करेगा। क्योंकि जैसे अभी हिना भी कह रही थी, हम तो हर चीज अब खिचड़ी बना दी, खिचड़ी क्या रिसोर्टो बना दिया हमने सारे। तो जी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अब वक्त आ गया है, ऑनेस्टली जो भी आपने कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। सुबह उठते हैं, कोई नई कहानी आती है, फिर कोई नई कहानी दोपहर, फिर उसकी डेवलपिंग स्टोरी आ जाती है। इस चीज को, इस एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए वी नीड टू बी राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू रिविजिट एंड मूव ऑन। क्योंकि बहुत मजाक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये इलेक्शंस का देख लो, 90 डेज का है, नहीं जी 6 महीने में हो जाएंगे। अब सो वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमें एम्बिग्विटी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस पे एक डिबेट करनी चाहिए। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चल रहे हैं, इसको डिबेट नहीं चाहिए। आप काबिल लोग, लायक लोग, पढ़े लिखे लोग और आप नॉलेजेबल लोग, जब तक आप इनको नहीं बिठाओगे मुशावरत के लिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट भी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये नया आप कह लो जो मुर्गी खोली इन्होंने, अब इसके अंदर देखो ना कितनी बदनामी है हमारी, कि हमारे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मैंने साइन नहीं किया है। इट इज ऑल वेरी वेरी, इट्स बिकम अ जोक। तो आई थिंक इस करनी है। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है इनकी, राना सनाउल्लाह की, उन्होंने कहा है कि इसको डिस्क्रीटली आप इंक्वायरी इनकी करें। बिल्कुल सही कहा, डिस्क्रीट, इसका मजाक ना उड़ाएं कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ। ये लेट देम इंक्वायर इन इट एंड देन उसका जो आउटकम है necessary because it is all about state officials sort of working. So I think इसको आप वहीं इसको खत्म करो। बट जो मेरी रीडिंग है, मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने अपनी वो कहते हैं ना जान तो नहीं बचाई, लेकिन अपनी पोजीशन विंडिकेट कर दी है कि भाई मैंने साइन नहीं किया, मेरा ताल्लुक नहीं है। ऑब्वियसली पीटीआई वाज अगेंस्ट इट। सो लॉ बने, अब आपने देखा उस लॉ के साथ इमीडिएटली अरेस्ट शुरू होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा पीजे मीर साहब, अगर लंदन की बात की जाए तो एक बार फिर मुल्की सियासत का गढ़ बन चुका है, क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात की जाए तो क्या कहेंगे, कब तक वापस आने के चांसेस हैं उनके? ना मैं तो लंदन में था जब उधर से, जब ये नवाज शरीफ भी एग्जाइल में थे, बेनजीर भुट्टो भी एग्जाइल में थी, बड़े और लोग बैठे हुए थे, राजा परवेज अशरफ, सारे ये वहीं थे। तो यही डेली होता है, लंदन प्लान। तो कभी एतजाज ऐसे ना आ रहे हैं, है कुछ भी, कोई और आ रहा है, ये हुई है। एंड दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। और इससे पहले आपको बताऊं, ये तो बात नहीं एक दूसरे से कर रहे थे, लंदन प्लान की बात करते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं। ये तो नवाज शरीफ और बेनजीर की बात तो मैंने शुरू कराई थी लंदन के अंदर से। नवाज शरीफ इन जेदा फ्रॉम बेनजीर्स फ्लैट अलेक्जेंड्रा कोर्ट से, I called him. I said, यार ये देखो, you want democracy, talk. तो बेनजीर ने on बेनजीर्स insistence I called नवाज शरीफ। अब बात क्या है, यहाँ कोई मीडिएटर कोई नहीं है इस वक्त। यहाँ बात करने बस पहले रहमान मलिक होते थे, वो MQM का कोई मसला हुआ, रहमान मलिक जाते थे फायर फाइटिंग करके उनको मना के ठीक करा के ले आते थे। आज हमारे पास मीडिएटर कोई नहीं है, प्रोवोकर बहुत है, प्रोवोकेशन बड़ी है। तो प्लान के अंदर ये फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन जो आपने कहा ना बातचीत, अब इन फ्रैक्चर्स को करेगा, ये सिर्फ नवाज शरीफ ही करेंगे। बिल्कुल सब गए हैं वहां, क्योंकि greatest respect to Shahbaz, who's a very dear friend, but at the end of the day he's a nobody in comparison to नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को ये ले। मीर साहब, दूसरी जानिब पीटीआई का आपको क्या फ्यूचर नजर आता है इस हवाले से कि हमने देखा है कि खुसूसी अदालत जो है वो कायम की गई साइफर के मामले को लेकर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चूंकि ये कार्रवाई हो रही है, और शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा रिमांड पर उन्होंने भेजा, FIA के हवाले किया है, और पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। तो अब इस ऑफिशियल एक्ट के बाद बिलखसूस क्या सूरत हाल लगती है आपको? देखें, जो सीक्रेट ऑफिशियल्स एक्ट है ये तो पहले भी था। अब बात ये है कि ये सीजन्स होते हैं, पहले जरदारी सीजन था, बेनजीर सीजन, नवाज सीजन, आज इमरान सीजन है। आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। अब आपने कहा इनका फ्यूचर क्या है जी? आप और मैं डिनाइल में चले जाएं, पीटीआई एक फोर्स है, आप पूरी जमात को दहशतगर्द नहीं कर सकते। आपके जो लोग थे 9 मई को जिन्होंने ये एक्शन किया है, उनको तो पकड़ो ना पहले, उनको तो आपने छोड़ना नहीं। सिंपल एज दैट, देयर इज नो फॉरगिवनेस।
बिकॉज ये कभी नहीं होगा कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन या उनके घरों पे जो आपने किया है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है ना। देयर इज नो क्वेश्चन। पार्टी को नहीं कर सकते, ये कभी भी नहीं कर सकते। मुझे याद है ये पीडीएम की मीटिंग हुई थी इधर इंटरकॉन्टिनेंटल में, तो वहां मीटिंग हुई थी, उन्होंने इसको एमक्यूएम को कह दिया ये जी टेररिस्ट जमात है, सारों ने टेररिस्ट जमात है, इनसे बात करना। मुझे याद है अचक ज़ही और मौलाना फजलुर रहमान ने इसका मूव किया था, मैं तो वहीं था। अब क्वेश्चन है, हम हर एक को कोई टेररिस्ट कर देता है, कोई ये कर देता है। यार देखो, सारे खराब नहीं होते हैं, बीच में लोग शर पसंद अनासर भी होते हैं, बाहर के प्लेयर्स भी होते हैं, और इसके अंदर जो चीज होती है उसको स्टडी करना है। जंपिंग टू द गन कि एक का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म करना है, तो वो तो हमने भी कर दिया हुआ है, वो बेनजीर का भी किया है, जरदारी को 11 साल अपने अंदर रखा हुआ है, तो ये तो हमने ड्रामे सारे कर। हमने रियलिस्टिक अप्रोच किया, एंड जस्टिस मस्ट बी टू एवरीबॉडी। गिल्टी मस्ट बी फाउंड, if they are found guilty, be punished. जो इनोसेंट है, अब उनको तो ना एक ही कटहरे में डाले ना। तो जो अब आपको पीटीआई का मेरी नजर के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बिल्कुल मीर साहब, आपने सही निशानदेही की है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता दिखाई दे। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को आज टाइम दिया और इस हवाले से जो भी इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Thank you so much, sir. तो पीजे मीर साहब की जानिब से बिल्कुल सही निशानदेही की गई है ना कि इंसाफ हो और ना सिर्फ हो बल्कि होता दिखाई भी दिए। बिल्कुल। और बिल्कुल पीटीआई से मुतालिक भी उन्होंने बात की कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बिल्कुल, एक है उनकी रियलिटी भी है। मैं मीर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा इस हवाले से कि वो भी यही कह रहे हैं कि जो सियासी कुव्वतें हैं वो हैं, मैं ना वो मौजूद हैं। अजीम वैसे सोच रही होती हूँ कि वोट किसको देंगे अब इलेक्शंस में, पता नहीं। आई एम रियली कंफ्यूज्ड इस बारे में। मैं अक्सर सोचती हूँ क्योंकि वोट का हक है, वो हर एक शहरी का हक है और हमें जाना चाहिए, वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये है कि वोट किसको दें। है जी, ये एक और डिबेट है। मर्जी के मुताबिक। चलें जी, अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे पास बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग सुनो पाकिस्तान। तान वे मेता हो गई कुर्बान वे। सॉरी, माज़रत के साथ मुझे माफ कर दें प्लीज व्यूअर्स। मैं आई एम बाथरूम सिंगर, मैंने बहुत बुरा गाया है, बट दिस सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अच्छा गाया यार आपने। अच्छा, हाँ अच्छा गाया। दोबारा गा दो जरा। सुन मंजली दी मिठड़ी तान वे मेता हो गई कुर्बान वे। वैसे आप ये गाना क्यों गा रही हैं? मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम सब लोग ही जानते हैं कि अगर हम अपनी धरती की बात करें तो किस्सों और कहानियों से भरी पड़ी है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी बहुत खूबसूरत दास्तानें हैं। और अगर हम फोक कहानियों की बात करें तो वो इतनी पुरानी हैं जितनी यहाँ की तहजीब और सकाफत। और यहाँ की अगर हम लोक कहानियों की बात करें तो उसमें अवाम के एहसासात और जज्बात की झलकियाँ नुमायाँ हैं। और लोक कहानियाँ धरती के सीने से पैदा होती हैं जिन्हें लोग अपने दिलों की धड़कनों में छुपाए नगरी नगरी फिरते हैं। और आज आपको वैसे खुद आती हैं कुछ लोक कहानियाँ? मैंने सुनी भी है। बिल्कुल। फेवरेट कौन सी आपकी लोक कहानी? हीर रांझा, आई थिंक दैट्स वेरी पॉपुलर। सोनी महिवाल इज आल्सो गुड। सोनी महिवाल, लैला मजनू। हाँ, लैला मजनू, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज जो है ना वो फोक दास्तानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमें इस तरह को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं वो अपनी जो ओरिजिनल स्टोरीज हैं, जो फोक स्टोरीज हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। फोक स्टोरी से रिलेटेड कोई गाना आप गुनगुना सकते हैं? कोई आपके माइंड में आ रहा हो? कोई आपने इतना शानदार गाना गाया है प्लीज, लोक स्टोरी को लेके। अच्छा, मैं आपने जब पूछा मेरे से लोक स्टोरी को लेके गाना, तो अगर मैं आपको उससे मुताल्लिक एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाऊं? अरे वाह, फिर तो जबरदस्त हो जाएगा। क्या बात है ना। हमने भी मेहनत की है। रिपोर्ट देखें आप।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज लोक दास्तानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद रक्स और कहानियों के जरिए लोक सकाफती रिवायात को उजागर करना है, क्योंकि तारीख़ इंसानी की इज्तमाई फिक्र की रिवायत को लोक अदब ही ने महफूज रखा हुआ है। किस्से, कहानियाँ या दास्तानें शुरू से ही इंसानी दिलचस्पी का महवर रही हैं, क्योंकि ये इंसान की उन ख्वाहिशात का नतीजा हैं जिनके बगैर इंसानियत तरक्की नहीं कर सकती। ये लोक दास्तानें सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती चली आ रही हैं, जिनमें जिंदगी अपनी लामतनाही वुसअतों के साथ जलवागर नजर आती है। ये लोक दास्तानें अवाम की इखलाकी, समाजी और रूहानी इक़दार की बोलती तस्वीरें हैं। तो जी ये फोक स्टोरीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, चूँकि आज उनका आलमी दिन है, तो इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन दूसरी जानिब अब हमारा सेगमेंट है जी शहरनामा, और आज के दिन की मुनासिबत से हमारी साथी हैं एंकर उकाशा गुल, जो कि गुजरात की हमें सैर करवा रही हैं। नाज़रीन, सैर तो आप करते ही होंगे, लेकिन मेरा आपको सैर करवाने का मकसद है कि आपको इस तरीके से पूरा शहर, पूरे सूबे, पूरा पाकिस्तान घुमाया जाए कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहे। और हमारे शो का एक ख़ास मकसद है कि हम उस सकाफ़त को, उन रिवायात को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करें जो अब नायाब होती जा रही है। और मैं इस वक्त एक खूबसूरत से गांव में बैठी हूं, जहां से एक बहुत ही लाजवाल इश्क की दास्तान का ताल्लुक़ है सोनी माईवाल। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट से भरपूर चौधरी एहसानुल्लाह वड़ाइद साहब मौजूद हैं, जो हमें अपनी मशहूर कुन आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कुछ सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही खूबसूरत आपने माहौल क्रिएट कर दिया है सुनो टीम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक से इस उम्र में आपको फेम मिल गया, कैसा लग रहा है? ये उस मालिक दी मेहरबानियां ने अच्छा लग रहा है। वो देखो जी, खुशी बड़ी होंदी है। सब तो ज्यादा खुशी है हाँ जी। कि साडे फैन बहुत ज्यादा ने, खुश बंदे बहुत ने, कलाम सुनते ने तो खुश होंदे ने, ਅਸੀਂ भी खुश होने हैं। सारे तो ज्यादा खुशी मालिक इज्जत दी है। बिल्कुल। इस धरती नाल सोनी माईवाल दा एक जड़ी दास्तान ऐसी सुनते आए हैं, ओदा एक ताल्लुक बनदा है। गुजरात ऐसे वजह तो मशहूर है, ते तुसी की दसदे हैं, मतलब तुसी तो पुराने लोग हो, तुहानू ज्यादा पता होएगा की दास्तान है, कितनी सच्चाई है, की नहीं है? देखो जी, साडे तो भी बहुत पुरानी गल है। साडी तो ये उम्र नहीं ना इन्नी। आहा, दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। उंजे के जेड़ा इश्क है ना हकीकी, ओदी दास्तान रहिंदी है। हाँ। ये सोनी माईवाल होए ने, लैला मजनू होए ने, साहिबा मिर्जा होए ने, सस्सी पुन्नू होए ने, हीर रांझा होए ने, ये सच्चे आशिक ने। 12 साल रांझा मजियां चलांदा रहे, जे बीबी दी लोड़ हुंदी ओनू ते लैके टुर जांदा। हाँ। आहा, मेहनतां कीतियां उन्होंने। मेहनतां कीतियां ने। ये इश्क है ते इन्हां लोकां ने इश्क नू दाग नहीं लाया, वो सिर्फ वेखण दे आशिक सन। सोनी की आखदी है ते घड़ा की आखदा मंजूर, दास्तानां ते चलदियां रहिंदियां ने। ते जिथे जम्मे सन इज्जत माबरूमी, आ इज्जत बेग भी उसे ग्रां दा है। गुजरात दे विच आई चर्चा घर घर माईवाल दे नां दा है। ते उस इश्क दी अजबे हद बनी, बन्ना जोड़ मां जिवें धुप छांदा है। सोनी डुब्बी सी दिल दरिया दाम, एवें नाम चनांदा है। ते सोनी आंदी है ख्वाजा खिजर ख्वाज दे करा क्यों तरले, आपे मेल सी जेड़ा विछोड़दा है। ओ मिस्र शहर विच नील दरिया वड़ के आपे बेड़ियां रिया तरोड़दा है। एवें कंधा उसार के बाज मेहनत, नाजुक फुल रंगीन
ਮਰੋੜਦਾ ਏ ਦਾਮ ਹਕਮਤ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਮੂਸਾ ਰਿਆ ਉੜਦਾ ਏ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀ ਬਨ ਦਲੀਲ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਜਨਾ ਦੇ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਸ਼ਮਾ ਇਸ਼ਕਾ ਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਓ ਸ਼ਮਾ ਇਸ਼ਕਾ ਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਉੱਡ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਸੜਨ ਲੱਗੀ ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਬੇਖੌਫ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਬੇ ਖੌਫ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਕੱਚੇ ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਬੇ ਖੌਫ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨਾ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਕੱਚਾ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੱਚਾ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਵਾਏ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜਨ ਲੱਗੀ ਪਾਈ ਉਹ ਧੁੰਮ ਮਲਾਕਾਂ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਈ ਧੁੰਮ ਮਲਾਕਾਂ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ 51 ਜਾਨ ਜਾਮਾ ਕੁੱਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ वाओ अमेजिंग। और ओकाशा जब भी कोई कंटेंट लेकर आती है हमारे लिए, शहरनामा का कोई सेगमेंट लेकर आती हैं, कमाल भाई, इतना हम एंजॉय करते हैं। और आज जो है वो फोक दास्तानों का आलमी दिन मनाया जा रहा और है। मैं तालियां बजाई जा रहा हूँ। मैंने कहा आप अभी तक मैं आपकी बातों पे भी तालियां बजा रहा हूँ। आप मुझे लगता है अभी तक उतना ही महसूस हो रहे हैं वो जो हम फोक मौसीकी सुन रहे थे। थैंक यू सो मच ओकाशा गुल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और अब बात कुछ खेलों की हो जाए, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे, आपको पता है, मुल्क में बड़ी ही मशहूर स्पोर्ट है और सबको शौक है क्रिकेट का। तो क्रिकेट के मैदान में वर्ल्ड कप से पहले अब लहू गरमाने का मिशन शुरू हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचेस पर मुश्तमिल पहला मैच आज श्रीलंका में खेला जाएगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज है जी। और मैच पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाला है। महिंद्रा राजापाक्सा इंटरनेशनल स्टेडियम हेम्बन-टूटा में ये मैच खेला जाएगा। You know why I'm laughing, आपको बहुत अच्छे से पता है। अफगानिस्तान के साथ ये मैच है जी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेजबान अफगानिस्तान की जानिब से शायकीन के लिए मुफ्त दाखिले का ऐलान कर दिया। अरे वाह वाह, बहुत बड़ा दिल है, बड़ा दिल है। शायकीन आए, खुल डुल के आए, बगैर टिकट के आए। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास दुनिया की क्योंकि बेहतरीन टीम बनने का ये मौका भी है। अगर पाकिस्तान ये तीनों मैचेस हराता है अफगानिस्तान को, तो हम दुनिया में नंबर 1 टीम बन जाएंगे। क्रिकेट की नंबर 1 टीम अगर बनना चाहते हैं तो बहुत सारी दुआएं भी करें हमारी पाकिस्तानी टीम को। बहुत मेहनत भी करनी होगी और मेहनत जब हम करते हैं तो फिर हमें उसका सिला भी मिलता है। और ग्रीन शर्ट्स को इस वक्त अगर बात की जाए तो एशिया बल्कि दुनिया की बेहतरीन टीम जो है वो करार दिया भी जा रहा है। एशिया कप और फिर अक्टूबर में आ रहा है जी वर्ल्ड कप। आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड। होना भी चाहिए। अगर जाहिर सी बात है भाई, हमारे मुल्क की टीम खेल रही है और फिर जो मैंने पहले बोला कि क्रिकेट तो यहाँ पे फेवरेट है, सब क्रिकेट का फीवर होता है। और अगर बात की जाए ना 5 टॉप मोस्ट फेवरेट टीम्स की, तो उसमें पाकिस्तान भी उन 5 टीम्स में पाकिस्तान का भी शुमार होता है। और अगर खेल की ही अब तो मुझे वाइब आ रही है ना कि हम लोग इंशाल्लाह एशिया कप में भी
मतलब एक कंपटीशन होने वाला है, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। जीतने नहीं वाले। फाइनल तक जाएंगे, उसके बाद की प्रेडिक्शन तो बाद में देखेंगे ना, लेकिन फाइनल तक तो मुझे लग रहा है कि हम लोग, और फिर वर्ल्ड कप की मुझे वाइब आ रही है कि वर्ल्ड कप हम लेकर आएंगे, हम जीतेंगे, हम जीतने वाले हैं। तो हिस्ट्री हम दोहराने वाले हैं, आपको लग रहा है? इंशाल्लाह 1992 एग्जैक्टली। अब जी एक और खेल के मैदान से अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त देकर इवेंट में जो है ये इवेंट फातिहाना, अगर इसका आगाज हम कहें तो ये गलत ना होगा। और किंग एडवर्ड्स पूल ग्रैंड बर्मिंघम में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट्स पर 187 रन बनाए और पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली, जबकि निसार अली ने 46 और बदर मुनीर ने 37 रन्स बनाए। और अगर हम भारत के उनके खिलाड़ियों की बात की जाए, AK रेड्डी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है और इसके अलावा N बादा नायक ने 3 विकेटें ली हैं। इन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। जवाब में भारत की टीम 7 विकेट पर 159 रन बना सकी और सुनील रमेश ने 62 रन बनाए हैं। तो भारत के 5 खिलाड़ी रन आउट हुए, जबकि पाकिस्तान के मतिउल्लाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये मैच से मुतल्लिक स्टेटिस्टिक्स हैं और ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तानी टीम की जानिब से फातिहाना आगाज़ करना ये भी बड़ा अच्छा शुगुन है कि ऐसे इन्वायरमेंट में कि जब दूसरी जानिब हमारी क्रिकेट टीम एशिया कप में उतर रही है और फिर जैसे हम पहले बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरे ख्याल से एक सक्सेसफुल जर्नी का आगाज हो गया है। बिल्कुल। और ब्लाइंड, अगर हम क्रिकेट की बात करें या ब्लाइंड गेम्स की बात करें या किसी भी किस्म की कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर वो ब्लाइंड लोगों के साथ खेली जाती है और उसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फिर जब ये 2 राइवल्स हैं पाकिस्तान और रवायती हरीफ हैं, अगर हमें भारत को शिकस्त देते हैं तो वो अंदर से एक जो है ना खुशी होती है और अच्छी फीलिंग होती है कि हमने भारत को शिकस्त दे दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना जब हमारी टीम स्टेडियम में उतरती होगी अगेंस्ट इंडिया और जब आप जीत जाते होंगे तो वो कॉन्फिडेंस का लेवल ही एक इतना ऊपर के फिर जो है ना, हो जाता है कॉन्फिडेंस लेवल ही स्मूथ फ्लाइट। बिल्कुल, एंड यू फील रियली गुड। और फिर वो जो नेशनलिस्टिक अप्रोच होती है, पेट्रियोटिक अप्रोच होती है, वो भी हमारी बहुत जाग जाती है जब भी हमारा इंडिया के साथ मैच होता है। तो जी, और ये जागनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दुश्मन को ऑब्वियसली जज्बे के साथ ही शिकस्त दे सकते हैं ना। बिल्कुल, स्किल्स तो होती हैं लेकिन स्किल्स के साथ साथ जज्बा भी चाहिए, जज्बा भी बहुत जरूरी है। अब हम आपको अच्छा ब्रेक लेने लगे हैं, वरना एक और दिलचस्प खबर थी कि भाई यहाँ पर ब्रेक के बाद बताएंगे। नाज़रीन अभी लेंगे कि ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक अहम शख्सियत, खूबरू हैं, नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं और बहुत सारे तालीमी इदारों में बतौर मुअल्लिम भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं और इसके अलावा सियासत में भी बहुत नाम कमाया है। और पॉलिटिकल करियर भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं। वो मुसलसल 2 बार पंजाब असेंबली की रुकन रह चुकी हैं, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और वुमेन राइट्स के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने। तो हम बात कर रहे हैं जी PMLN से इनका ताल्लुक है साबिक MPA बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। Thank you so much for joining us in Suno Pakistan. Thank you for such a fabulous introduction. I'm a little overwhelmed. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बुशरा, जो सवाल आपने मुझे लगता है बहुत बार इसका जवाब दे भी चुकी होंगी, सुनती भी रहती हैं, कि आप लम्स से सियासत में कैसे आई? A journey from Lums to Punjab Assembly. The suffer from Punjab, Lums to Punjab Assembly. That all happened 2013 में when हमेशा से कहती हूँ PTI ने नारा लगाया कि we need more educated younger people coming in and PMLN ने उसको बड़ा सीरियस ले लिया and that is the time when a lot of young educated girls were given the opportunity. बहुत induction हुई because आपको पता है PMLN has always been considered as a conservative male dominant party. Exactly. तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि वक्त के साथ मेरे ख्याल से अक्लमंदी इसी में होती है कि वक्त के साथ आप भी चेंज करें जी। तो उस टाइम पे आई वाज टीचिंग एट लम्स एंड देन आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी एंड डरते डराते हमने भी कदम सियासत की तरफ बढ़ा ही लिए जी। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। माशाल्लाह, जबरदस्त। बुशरा साहिबा ये बताइएगा कि लाइक पॉलिटिक्स एक चॉइस थी या फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, एनवायरनमेंट ऐसा था कि आपने कहा कि नहीं मुझे टीचिंग के साथ अब सियासत भी शुरू करनी चाहिए? नो, यू सी द थिंग इज के फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन आई वाज टीचिंग तो सियासत जो हमें टीवी पे नज़र आती है
उससे तो मुझे लग नहीं रहा था कि हाउ आई विल बी रेलेवेंट, बट व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम अबाउट तो मैंने लम्स में ही चंद फेलो कॉलीग्स के साथ डिस्कस किया। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि अगर आप ग्रोथ चाहती हैं, अगर आप मेजर इम्पैक्ट चाहती हैं, तो आपको पॉलिसी मेकिंग की तरफ आना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे कहा कि पॉलिसी मेकिंग और सियासत ये दो तो बिल्कुल डिफरेंट, Exactly. like no. And then I realized, Azim, that we are legislators first and then politicians. तो वो तो मुझे सियासत में जाके पता लगा कि हमारा एक्चुअल रोल क्या है। हम इतना ज्यादा शख्सियत परस्ती और पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारा इतना अहम रोल है। और जब मुझे रियलाइज मैंने किया कि अगर इफ आई वांट टू मेक ग्रेटर इम्पैक्ट एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, देन आई विल हैव टू टेक दिस वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म व्हिच इज पॉलिटिक्स। तो बुशरा साहब, आपको लगा कि ओवरऑल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो एनवायरनमेंट है, जो एक पूरा माहौल यहाँ पर ऐसा है, खवातीन के लिए सियासत में आना एक टैबू समझा जाता है, और फिर उस टैबू को आपने चैलेंज किया, कोई बैरियर्स आपने तोड़े? अजीम, 2013 में व्हेन आई एंटर्ड पॉलिटिक्स इट वाज अ डिफरेंट पंजाब असेंबली। मुझे अगर आप कहें कि मेरे लिए बहुत आसानियां थी, नहीं, देयर वाज अ ह्यूज बैकलैश एंड सरप्राइजिंगली मेल काउंटर पार्ट से इतना नहीं था जितना फीमेल से था। अच्छा। क्योंकि सियासत में आने के लिए आपको एक सर्टेन एज का होना पड़ता था, आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑन द ग्राउंड होने पड़ते थे। ये टेक्नोक्रेट्स की सियासत या हैविंग एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन फील्ड, ये एक नया कॉन्सेप्ट था। जो हमारी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस थी उनके लिए ये डाइजेस्ट करना आसान नहीं था कि ये कहाँ से आ गई हैं, अचानक आ गई हैं, सिफारशी। बट यू सी अजीम, इन पॉलिटिक्स आपको एक वेल राउंडेड वैरायटी ऑफ पर्सनल चाहिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड पे जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ये सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि नॉट एवरीवन हैज ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में भी देखें, लेट्स से फॉर अ बैंक, उधर हर बंदा अपने स्किल के मुताबिक अपने स्पेसिफिक जॉब कर रहा है। उसी तरह in politics, if Bushra Bhatt doesn't have the expertise on the ground, but then she has expertise as far as legislation is concerned. और ये सभी मिल के फिर एक पार्टी के अंदर इफेक्टिवली अपना रोल अदा करते हैं। एग्जैक्टली। So, yes. अच्छा बुशरा, माशाल्लाह से हम आपको देखते हैं कि आप खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी बहुत काम कर रही होती हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत यकीन रखती हैं। क्या समझती हैं कि अभी भी कितनी ज़रूरत है विमेन एम्पावरमेंट पे काम करने की, और हमारे मुल्क में क्या खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया जा रहा है? जो तंजीमें काम कर भी रही हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर आप इकोनॉमी का जो हाल है, जो सिचुएशन चल रही है, एंड इवन आफ्टर लेट्स से वी बीन थ्रू अ ग्लोबल पेंडेमिक, कोविड के बाद भी, जब तक खवातीन बाइख्तियार नहीं बनेंगी, जब तक वो दिस डोंट बिकम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो मेरा ख्याल है कि एक बंदे के कमाने से घर चलना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्जैक्टली। सेकेंडली, ये चीज़ तो व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड तो कायदे आज़म ने तभी कह दिया था इन हिज फर्स्ट स्पीच कि a successful nation is one where men and women are given equal opportunities. Exactly. Why? 50+% of our nation comprises of women. 50% औरत जो वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकती है, अगर वो उसको मौके नहीं दिए जाएंगे, उसको फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, तो फिर ये नुकसान तो मुल्क का ही है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देख लें, मैं हर बात से कहती हूँ कि जो एक बात है, अगर हज़रत खतीजा को देख लें, सच अ पावरफुल वुमन, बिजनेस वुमन, ठीक है। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो हमारी खवातीन है, उनको अगर सोसाइटी के जो इश्यूज है, When in 2013 शहबाज साहब realized this, और हमने बहुत सारी पावरफुल लेजिस्लेशन की, और खाली लेजिस्लेशन नहीं की, you see you have to facilitate the whole process. जब एक औरत घर से बाहर निकले और उसकी वर्क प्लेस तक, और ड्यूरिंग द वर्क प्लेस, we need to facilitate the whole process. क्योंकि हमारे माशरे के अंदर कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो कि, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग। I again say
कि जिस तरह हमारी खवातीन, अगर हम देखते हैं अब यंग बच्चियां बाइक्स के ऊपर या स्कूटीज के ऊपर जा रही हैं, जो कि हमारे साथ वाले ममालिक में, अगर आप इंडिया में देख ले तो कॉमन फिनोमेना। लेकिन अभी भी अगर मेरे भी पास से गुजरे तो आई हैव दिस स्माइल ऑन माय फेस, आई फील दैट यू नो वी आर गेटिंग देयर। बुशरा साहब, आपने बिल्कुल ये सही बात की है कि अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल जो हैं वो ख़वातीन को प्रोवाइड की जानी चाहिए, और इस जानिब बढ़ भी रही हैं। सियासी जमातें बिलखुसूस जो है वो बड़ा पॉजिटिव एक इनिशिएटिव उन्होंने भी लिया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इनफ है, या उसके साथ एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक सेफ इन्वायरमेंट देना कि जिसमें ख़वातीन इक्वली आदमियों के काम कर भी सकें? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे मैंने एक बात की थी कि लेजिस्लेशन खाली कर लेना इज़ नॉट इनफ। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ऐसे, बिकॉज लेजिस्लेशन के अंदर भी आपको बारीकियों में जाके, फॉर इंस्टेंस आई टेल यू एन एग्जांपल, हमने अपने दौर में 2013 में हमने इतनी छोटी चीज़ों को देखा। ये जो मेट्रो बस है जिसको इतना लाल बस को तनकीद का निशाना बनाते थे, जंगला बस कहते हैं। जंगला बस। यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कभी उसमें ट्रैवल करके देखे तो जो आगे वाला सेक्शन है वहाँ पे हमारी यंग बच्चियाँ, लेडीज, वेमेन ट्रैवल इन अ वेरी डिसेंट मैनर, ठीक है। तो वही बात है कि उनको वो उस तरह की फैसिलिटीज देना। फिर इट बिकेम मैंडेटरी टू हैव डे केयर्स इन एवरी वर्क प्लेस, क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारी खवातीन हैं उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनको आपने फैसिलिटेट करना है पूरे प्रोसेस को। एंड अजीम, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू ट्रेन द नेशन टू थिंक इन अ सर्टेन वे। जब हमने पंजाब असेंबली में पहला कदम रखा था तो हम बहुत ज्यादा, वी यूज्ड टू स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब। हमें भी आसानी से, वो कहते हैं ना कि वो आराम से आप यू ट्रिकल इनटू द सिस्टम, और फिर सिस्टम आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। वैसे बुशरा साहिबा, हम लोग अभी चूंकि एक ब्रेक पे जाएंगे जल्दी ही, और ब्रेक के बाद भी आपसे गप लगेगी, और हिना बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आपसे करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक, अगर आप क्विक आंसर करें एक सवाल का, और मेरे माइंड में ये सवाल सबसे पहले था और वो अब मैं कर रहा हूँ आपसे, कि आप 10 साल पंजाब असेंबली का हिस्सा रही हैं, और फिर जब आप सियासत में आते हैं तो फिर आप हल्के में जाते हैं, वहाँ पे आवाम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, लोगों के मसाइल पूछने पड़ते हैं। तो हमारे मुल्क में ज़्यादातर ये होता है कि बड़ा सियासतदान वही समझा जाता है कि जो रिलेट कर सके अवामी मसाइल से। तो जिस बैकग्राउंड से आप आ रही हैं या जिस लाइफस्टाइल से आप आ रही हैं, तो आपको लगता है कि इस चीज़ ने आपको सपोर्ट किया या मुश्किल दरपेश आई अवाम के साथ इंटरेक्ट करने में? अजीम, बिल्कुल, ये अमूमन नोट भी किया जाता है कि जी इनको क्या पता, क्योंकि दे कमिंग फ्रॉम वो वाले। लेकिन क्योंकि आपने अवाम के साथ, जिस तरह खवातीन के मसले मसाइल हैं, हमने कोविड के दौरान जो बहुत सारे मसले डोमेस्टिक वायलेंस के थे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो जब आपने ये एक इट्स अ चॉइस ना, आपने ये प्रोफेशन चूज किया है, तो वो एम्पैथी, वो कनेक्शन, वो हमेशा से आ जाता है। और अगर आप अवाम की बात करते हैं, मेरा एक बड़ा डीप कनेक्शन है विद यूथ। एग्जैक्टली। सो मेरे लिए मेरा हल्का जो है ना वो यूथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने हर प्लेटफॉर्म पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज को रेज किया, इंटरैक्टिव डायलॉग्स किए एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मुझे लगता है हर मसले का हल जो है ना वो कॉन्वर्सेशन के थ्रू है। बिल्कुल। तो मैं अपने हल्के को पर्सनली, क्योंकि आई एम ऑन अ रिजर्व सीट, तो आई हैव दैट प्रिविलेज टू चूज माय डोमेन। तो माय डोमेन इज यूथ। और मैंने उनके साथ हर प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्ट भी किया, उनको अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं, और उनके साथ कहते हैं ना वो शाना बशाना होके खड़ी भी रही, उनको सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल। बहुत सारे और सवालात हैं बुशरा के लिए हमारे पास, बहुत ही कुछ फनी है, कुछ मुश्किल है, कुछ इंटरेस्टिंग है। अब ये बुशरा ही डिसाइड करें लेकिन हमें बुशरा से इनके सच्चे और खरे जवाब चाहिए। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And you're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और बहुत ही खूबरू पॉलिटिशियन बुशरा हमारे साथ मौजूद है, हमारी, मेरी, आप सबकी बहुत ही फेवरेट। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं बिकॉज शी इज अ फैशनिस्टा, इतना अच्छा खुद को कैरी करती हैं, इतनी ग्रेसफुल है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे ये तवक्को नहीं की जाती, क्योंकि पॉलिटिशियन ज़हन में आते ही बड़ा एक और तरह का जो है ना वो इमेज माइंड में आता है। और फिर अगर आप फीमेल पॉलिटिशियन हैं और इतना ग्रेसफुली आप खुद को कैरी करती हैं, तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फैशन इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? बस फैशन इंस्पिरेशन तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि हर बंदे का एक अपना
सेंस Signature ऑफ style, आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ स्टाइल होना चाहिए। वो कहते हैं ना हर फैड को फॉलो करना जरूरी नहीं। Exactly. और वो यही है कि व्हेन यू आर अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट विद इन योरसेल्फ, तो आप फिर अपनी ही एक पहचान बनाते हो। सो आई हैव अ वेरी सिंपल वे ऑफ ड्रेसिंग, बट दिस इज द वे यू नो आई वांट टू बी सीन। और उसमें क्लास होनी चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए। वो आप में हमें आपको- नजर भी आती है, आपको, क्लास, ग्रेस, बुशरा, आपको कौन सी फीमेल जो पॉलिटिशियन है वो क्लासी लगते हैं? स्टाइलिश अपने लगती हैं। अच्छा, माय रियली जो मेरी सबसे ज्यादा आइडियल पर्सनालिटी ना, दैट्स ज़किया शाहनवाज। ज़किया शाहनवाज। या तो हमारी बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है और शी रियली कैरीज हरसेल्फ ग्रेसफुली, और Yeah. उनके बात करने का अंदाज और वो बड़ा धीमा और प्यार हाँ. से, तो आई रियली आइडियलाइज हर। ऑल राइट, वैसे जबरदस्त। बुशरा साहिबा, अब हम जो सवालात आपसे करेंगे ना वो उसके लिए आपको बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं होना, और जो वो आपके दिल आपकी की आवाज स्माइल से पता लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि अब कोई चस्का, कोई रंग भरे, हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें होनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये। एग्जैक्टली। तो हिना स्टार्ट करेंगे। जी, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुस्तकबिल में कोई और सियासी जमात अगर इंतखाब करने का आपको मौका मिले तो किस जमात को तरजीह देंगे? आपके ऑप्शंस हैं पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान। अच्छा, इन सब में से इट वुड डेफिनेटली बी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी। रीजन भी आप कुछ बताना? रीजन बीइंग दैट पीपल्स पार्टी इज अ वेरी प्रो वुमेन पार्टी, और उनकी बड़ी कहते हैं ना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, और वो खवातीन को बहुत स्पेस, बिकॉज ज़ाहिर बात है बीबी बेनज़ीर भुट्टो की वजह से it's a very women are very much acceptable in that party, so it would बिल्कुल। और definitely हम be अपने नाज़रीन को ये नाज़रीन के ब्रेकिंग साथ न्यूज़ भी ब्रेकिंग देंगे। न्यूज़ शेयर करते चले। और आपको बुशरा मौका साहिबा। मिला ब्रेकिंग न्यूज काटा पीटा डाल के बुशरा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। बुशरा साहिबा पीएमएलएन को छोड़ेंगी और कोई और जमात ज्वाइन करेंगी तो वो पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी होगी। और मेरे ख्याल से अब तो अप्रोच भी करने वाली पीपल्स पार्टी आप। बस मैंने मैसेज हल्का मैसेज भिजवा दिया आपके शो के थ्रू। वैसे एग्जैक्टली। बुशरा साहिबा, अगला सवाल तो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं तो आपको इन ऑप्शंस में से पिक करना है कि किस खातून सियासतदान की फैशन सेंस से आप मुतासिर हैं। तो शेरी रहमान साहिबा हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, शीरी मजारी साहिबा हैं। I think Sherry Rahman carries herself really nicely. She has her own sense of identity or style, and I really appreciate that about people because मुझे लगता है कि वक्त के साथ इतना सब कुछ कमर्शियल हो गया है। वो एक टाइम था, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तो माई मदर यूज टू वेयर अ सर्टेन परफ्यूम, और मैं उस स्मेल से अम्मी को हमेशा मेरी पहचान बिल्कुल, है। पहचान वो बनती है। नॉस्टैल्जिया भी अक्सर और होता माय है। फादर वो अभी तक वही एक उनका कलोन है वो लगाते हैं, तो मैं उससे उनको रिलेट करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ इतनी कमर्शियल है, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है कि हम इंसान भी ना अपनी हमारा कोई सेंस ऑफ स्टाइल या सेंस ऑफ वो पहचान नहीं रही कि वो कहे ओ दिस इज सो हर। एग्जैक्टली। हम हर चीज को फॉलो करते हैं, हर चीज, और कभी कभार ऐसे होता है कि वो आपको सूट भी नहीं कर रहा होता, बट क्योंकि इट्स द न्यू फैड तो आप फॉलो Trends, करते बिल्कुल। हो ट्रेंड्स को। बिल्कुल। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई थिंक। और अगर आप पीपल्स पार्टी में चले जाती हैं तो फिर शेरी रहमान साहिबा को तो कंपटीशन मिलने वाला है। कंपटीशन, टफ कंपटीशन। नहीं आई थिंक हम दोनों का तैयार होने का सेंस ऑफ स्टाइल डिफरेंट है, Different बट व्हाट है। आई लाइक अबाउट हर दैट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड उनकी एक अपनी एक मखसूस पर्सनालिटी है एंड शी कैरीज हरसेल्फ वेल। एग्जैक्टली। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा और शीरी मजारी साहिबा को वो तो जरा बैड सीन हो गया, थोड़ा थोड़ा बैड सीन हो गया। अपने स्टाइल सेंस पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ये कहना गलत ना होगा क्योंकि बुशरा साहिबा ने उनको चूज नहीं किया। खैर, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल है, मियां नवाज शरीफ के बाद किसको पार्टी क़यादत के तौर पर देखती हैं? शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी साहब? अच्छा, for me, my role model and the reason for me to join politics is Shahbaz Saab. ओके। So मेरे लिए शहबाज साहब and the way he works and the way he thinks और उनका progressive way of working, so it has to be शहबाज शरीफ. Yes. ओके। फिर मियां अब साहब ये- कोई बात नहीं, आप लंदन ही ठीक है, मतलब आप वहीं पर भी अगर हैं तो नहीं, not an मियां issue। साहब के बाद आपने कहा था इसको कंट्रोवर्शियल ना करें। मियां साहब के बाद आपने ऑप्शन दी थी। ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ जो है जी, जी, उनका एक डिफरेंट ऑरा है, एक डिफरेंट वो है, बट शहबाज नहीं, साहब का बिल्कुल। वर्किंग स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेशन, nobody can beat. नहीं, बिल्कुल आप बात क्लियर कर देते हैं। बुशरा साहिबा यही कह रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब के बाद कोई पार्टी हेड पीएमएलएन के
जो है वो देखे जाएं, देखना चाहती हैं, तो वो ऑब्वियसली मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। तो हमजा शहबाज एंड शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको भी। तो थोड़ा सा नहीं, शायद काफी इंतजार करना पड़ेगा जी। अगला सवाल मैं पूछूंगा जी कि पार्टी का दिफा करने में नून लीग की कौन सी खातून बेहतरीन तर्जुमानी करती हैं? फीमेल डिफेंडर ऑफ द पार्टी, हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी साहिबा, खुद आप। मैं तो खैर उस लीग में ही नहीं हूँ, बिकॉज आई हार्डली डू दैट। मेरी एक्सपर्टीज नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और द नीड ऑफ द आर, आपको पता ना कि जिस तरह के रिमार्क्स ऑपोजिशन या फिर दूसरी जमातों से आ रहे होते हैं, तो उसको आपको काउंटर करना पड़ता है। तो आई थिंक अज़मा बुखारी इज मोर लॉजिकल, शी हैज मोर फैक्चुअल, more institutional memory, तो I think she deals और it पार्टी भी better. उन पे वैसे मुझे लगता है उसी तरह भरोसा करती है, क्योंकि ज्यादातर हम उन्हीं को देखते हैं वो। No, because she's उनके पास ओदा भी तो है information का। हिना is trying and माशाल्लाह she's getting better with time. तो क्योंकि मैंने कहा कि my expertise और मैं थोड़ा सा current affairs और इस तरह के दिफा से, क्योंकि मुझे पता है कि that's not my strength, तो मैं दूर रहती हूँ। लेकिन हिना is now learning and पार्टी getting ऑफ better. करे आपको तो आप ये ओहदा लेना चाहेंगी? नहीं, मुझे पार्टी ने काफी दफा ये बात कही भी है कि हाउ कम वी डोंट सी यू ऑन करंट अफेयर्स, और मैं ये कहती हूँ कि मैं ज्यादा नुकसानदेह होंगी, बिकॉज समटाइम्स मुझे वो कहते हैं ना, वो पटाखे जवाब फौरन आना। मेरे सवाल, मेरे जो जवाब होते हैं वो बहुत धीमे और बहुत लॉजिकल होते हैं, और वो आई थिंक वो एक्साइटिंग इनफ नहीं होते, और वो फिर उसके ऊपर ट्विटर पे ट्विटर के ऊपर चलना शुरू होता है, क्या बुशरा भट्ट की धुलाई की फयाजुल चौहान ने, और क्या उसकी धुलाई, क्योंकि जब आप ज्यादा बदतमीजी नहीं करते तो फिर वो धुलाई हो जाती है ना आपकी, तो फिर बुशरा भट्ट अनफॉर्चुनेटली आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे अगर टॉक शोज की बात करें तो जो ज्यादा चीख के बोलता है, एग्जैक्टली, जो ज्यादा, और अगर आप धीमे अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस करते हो तो वो समझते हैं कि क्योंकि ये धीमी बात कर रही है तो शायद शी इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और उसकी धुलाई होगी। वो जो तमीज से बात करता है फिर उसकी धुलाई हो गई। खैर एनीवे, हमारे पास आपके लिए एक और सवाल है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाती हैं और वहां पर खाना खाने के बाद जब आपका बिल आता है और आपके पर्स में जब आप देखती हैं आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड नहीं है और आपके पास कुछ वहां पर और पॉलिटिशियंस आपके साथ मौजूद हैं, तो किससे आप उनका उधार चलें? डेबिट कार्ड लेना चाहेंगी, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगी? फयाजुल हसन चौहान साहब, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक साहब? वैसे तो पहले ये मेरी टेबल पे बैठे हैं सब। क्या ये सब मेरी टेबल पे बैठे हुए? ये लोग भी वहीं पे खाना खा रहे हैं। ये लोग वहाँ पे, क्योंकि अगर ये बैठे हुए फिर तो इनको बिल देना चाहिए। वैसे जो वही मैं सोच रही थी कि हमारी सोसाइटी में हम खवातीन को ये बड़ा फायदा है कि आई थिंक हैविंग इवन अ सिंगल मेल ऑन द टेबल, तो दे विल नेवर लेट द फीमेल्स पे। बट अगर ये पास ही हैं और मेरे टेबल पे नहीं है तो जरूरत के तहत तो मेरे ख्याल से मैं मौलाना साहब से कहूंगी, मौलाना साहब प्लीज अपना मुझे क्रेडिट कार्ड दे दें, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यस, वो तो शायद गाड़ी का टैंक भी आपको फुल करवा दे। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट देयर, बट यस, बट ये है कि ऑनेस्टली इसी बात से बात निकलती है, और जिस तरह बात हुई कि पंजाब असेंबली में मेरे ख्याल से हमारे जो मेल कॉलीग्स हैं जी, दे जो स्क्रीन पे आता है या जो पार्टी के एजेंडाज के हट के, आई थिंक दे वेरी रिस्पेक्टफुल, और वो आपको बहुत इज्जत देते हैं और बहुत आपकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम फ्यूडल बैकग्राउंड, तो उनके लिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये यू नो लड़कियां असेंबली में आ रही है तो बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट, और खास तौर पे जो हमारी ये सदर्न बेल्ट है वो तो वैसे बोलते भी बड़ा मीठा है, बहुत इज्जत देते हैं। वैसे बुशरा साहिबा, आपने जब ये डिनर वाला सवाल हुआ तो आपने बोला कि क्या ये सभी लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं, तो इसी मेरे से टेबल पे बैठे हुए, एक पे बैठ जाए मेरे टेबल पे। वैसे अगर आपको मौका मिले 3 पर्सनैलिटीज में से किसी एक के साथ डिनर का, तो फयाजुल हसन चौहान, आबिद शेर अली, शहबाज गिल साहब? आबिद शेर अली। आबिद शेर अली, we will have a mutual discussion on the party ना, एक common interest होएगा। शहबाज गिल as a personality I feel he's very toxic, और आबिद शेर अली बिकॉज हम नून लीग दोनों के हैं तो मेरे ख्याल से वो फिर मेरे साथ कॉर्डियल रहेंगे। ठीक हो गया, So, बड़े जबरदस्त आपने जवाब दिए हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप हमारे साथ ही हैं, और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त गुलूकार समी खान मौजूद होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, गुलकार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समी खान साहब की। और ये बड़ी फेमस लाइन होती है, जी हाँ। गुलकार हमारे साथ हैं जो इस वक्त सेट पर मौजूद हैं। समी खान साहब के बारे में अगर आपको बताएं तो आबाई शहर इनका पेशावर है। 2005 में लाहौर से म्यूजिक का करियर इन्होंने शुरू किया है और फिर किस्मत ऐसी के रश्क आए, फिल्म खुदा के लिए 2 गाने इन्होंने बनाए। और क्या राइम किया लाइन को हमने, रश्क आए 2 गाने बनाए खुदा के लिए। और फिर जनाब पहला गाना जो इनका वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैं याद आऊँगा, शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया उस गाने ने समी साहब को। और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तलिफ बैंड्स और प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने काम किया है, मुल्की और गैर मुल्की कमर्शियल के लिए लिरिक्स लिखे। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इनके बिना अधूरी है, उससे मुतालिक भी इन डिटेल गुफ्तगू इनसे करेंगे। और फिर काफ़ी ड्रामाज जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की शान है, उनके OST ये बना चुके हैं। और कई बड़े सारे बिल्कुल बड़े बड़े अवार्ड्स भी ये अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सबसे पहले सुनो पाकिस्तान का और आपका मुझे इनवाइट करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या गाने के लिए, क्या खाने का, हमने तो यही सुना है कि बहुत एहतियात करनी पड़ती है, गला जो है वो आपका सही रहे, तो पराठे वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बस आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और प्रैक्टिस। जैसे अभी आपने मुझे फरमाइश करनी है गाने की, आई एम श्योर, तो मैं बगैर नाश्ते के यहाँ पर बैठ के। अच्छा, बगैर नाश्ते के गाना ज़्यादा अच्छा होता? बिल्कुल भी नहीं, मौका नहीं मिला, मैं लेट हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया जल्दी। ओके, सो यू आर नॉट दैट फिनिकी, इतने पर्टिकुलर नहीं है कि ये नहीं खाना, ये नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ें सबको ही पता है कि ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें या कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं खानों के कि जिससे आपका गला, पेट कुछ भी खराब हो सकता है। तो वो एक ऑब्वियस सी बात है, उस पर थोड़ा एहतियात करना चाहिए। वो तो इन एनी केस। समी साहब, वैसे इतने कम अरसे में आपने इतनी अचीवमेंट्स अपने नाम किए, तो आप खुद कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, ऑफ कोर्स सबको ही होती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो हम पहले कुछ सुन लें समी खान साहब हम पहले बुशरा साहिबा से एक बड़ा वो रैपिड फायर राउंड है, उसके लिए भी हम बहुत एक्साइटेड फिर हम समी साहब से सुनेंगे बेहतरीन गाना। पहले सियासतदान को अच्छी तरह से कोई तो ऐसी ये एस्पेक्ट रहे नहीं, कोई ऐसी गलती हो जो वायरल होनी चाहिए, उसके बाद हम सिंगिंग की तरफ जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात हैं जिसमें अब हमारे ये जो सेगमेंट है उसका नाम है रैपिड फायर राउंड। और हम कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के आपको नाम बताएंगे, आपके जो भी जहन में आता है इनका नाम सुनते आपने फौरन से बता देना। आपने फौरी बतानी है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला नाम है जी हिना परवेज भट्ट। A progressing politician. Okay. वाह वाह। आबिद शेर अली साहब। A senior politician. Okay. शेख रशीद साहब। वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। A retired politician. Okay. अच्छा जी, अता तारड़ साहब। Backbone of the party. अच्छा जी, वाह वाह वाह। जबरदस्त तारड़ साहब, जबरदस्त। मुबारक हो, बड़े कम अरसे में आपने बड़ा बहुत सपोर्ट अहदा। किया है। एग्जैक्टली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ। कैदी नंबर 804। ये तो लग रहा है कोई नई मूवी आने वाली है, कैदी नंबर 804। सही है जी। बिलावल भुट्टो साहब। A very progressive politician. Again. प्रोग्रेसिव। बहुत कम टाइम में he is really progressed and he's not progressive, he's अब नाम दिमाग में नहीं आ रहा। आने वाले जो सियासी मंजरनामा है किसी अहम ओहदे पे, किसी अहम पोजीशन पे देखती हैं आप? डेफिनेटली उनकी सोच का अंदाज, उनका काम करने का अंदाज वेरी प्रोफेशनल। आसिफ अली जरदारी साहब। वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है। अरे वाह। He's a true politician. Okay. True politician. जबरदस्त। और ये तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब के बारे में फेमस भी है। हाँ, बिल्कुल। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम he's proved it. He's proved कि how आपकी feelings, diplomacy, he's the king of diplomacy. और वो सियासतदान का एक्चुअल काम तो यही है ना, सबको लेके चलना, हर हाल में सिचुएशंस के हल निकालना। और वो फुल ऑफ पेशेंस भी लगते हैं। फुल ऑफ पेशेंस, नो ईगो,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ख़ासतौर पे हमने इतनी एक्सट्रीम एंड पे जो अब इमरान खान साहब को देख लिया है कि ईगोइस्टिक वॉर जो होती है और जो कहते हैं ना इंटॉलरेंस और ये सारा कुछ, इसका एंड बहुत बुरा है. It takes you nowhere actually. It takes you nowhere. उषा साहिबा, first thought about मौलाना फजलुर रहमान साहब. फजलुर रहमान साहब is an important part of politics. एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी एक अपनी जगह है और आई थिंक वो हमेशा से रहेगी. उनकी अपनी फॉलोइंग है और वो हमेशा से रहेगी. सो ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन. Okay, senior politician. Fyazul Hasan Chauhan साहब. हिस्ट्री. मरियम नवाज साहिबा. फ्यूचर. वाह वाह वाह, बड़े शानदार जवाब दिए जी. तो मुस्तफा नवाज खोखर. मुस्तफा नवाज खोकर. He's also he's from a different league, different way of thinking, but yes, he's a progressive. जब मैं progressive कहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि out of the box. एक जो रवायती सियासत है और रवायती वे ऑफ थिंकिंग है, उससे अगर मुझे कोई हल्का सा भी हट के या आउट ऑफ द बॉक्स नजर आता है, सो आई पुट देम इन द प्रोग्रेसिव बॉक्स. और बुशरा साहब, आजकल जो सियासी हालात हैं उस हवाले से आरिफ अलवी साहब. हेल्पलेस. मैं जवाबों को बहुत मुख्तसर सा देना चाहती हूँ. बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ही जबरदस्त रैपिड फायर राउंड था. बहुत ही जबरदस्त बुशरा ने जवाब दिए, बड़े ही इंटेलिजेंट आंसर्स थे और इतना सोचा भी नहीं. और अब हम गाएंगे जी, गाएंगे कह रहा हूँ मैं. अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें मौका नहीं मिला कि हम कोई ब्रेकिंग न्यूज चलाएं, कोई ब्लंडर नहीं हुआ, तब हम गायकी मौसीकी की तरफ आते. तो समी साहब जरा गिटार पकड़े सर अपना और छा जाएं. मैं याद आऊंगा लेकिन हम ना उससे पहले अजीम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, मैं याद आऊंगा, ये किसी को डेडिकेट किया, ये किसी के लिए साइलेंट मैसेज था, क्या दिल टूटा, क्यों ये कहा कि मैं याद आऊंगा? नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया. ये गाना एक ऐसा है कि मैं काफ़ी छोटा था, बहुत पुराना, मैंने ऑफ कोर्स बहुत पहले लिखा था जी. और एक हर बंदे की एज का एक ख़ास टाइम होता है जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपको अपनी इंपॉर्टेंस का नहीं होता आइडिया. तो मैं एक्चुअली बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा एंड मैं हॉस्पिटलाइज था. एंड जब मैंने रिकवर किया, मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं उठूँगा वापस. तो जब मैं वापस, जब सेहत मुझे अल्लाह ने दी और मैंने अंदाज़ा लगाया, वो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हॉस्पिटल में कभी भी किसी पेशेंट के लिए इतना रश नहीं इकट्ठा था जितना आपका, क्योंकि मेरे जो एरिया के जितने भी इवन हमारी सोसाइटी के जो गार्ड्स है, वो मेरे फ्रेंड्स, नेबर्स, छोटे बच्चों से लेके बड़े, तो वो सब इवन हॉस्पिटल वाले भी हैरान थे कि कौन है ये इतना ज़्यादा. वेरी सोशल. एग्जैक्टली हाँ. तो वो बस उसके बाद जब मुझे अपनी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया, अच्छा यार मैं कितना ज़रूरी हूँ सबके लिए, तो देन मैंने गाना लिखा. हमें भी याद दिला दे. मैं याद आऊँगा कि मैं याद आऊँगा जितना भी मुझको भुलाओगे, मैं याद आऊँगा जितना भी दूर तुम जाओगे. जाओ जो सपनों के सफर में, जागोगे महकी सी शहर में. कुछ कहते कहते जो तुम खो जाओगे, याद आऊँगा, मैं याद आऊँगा, मैं याद आऊँगा. वंडरफुल, ब्यूटीफुल सॉन्ग. बड़ा जबरदस्त. आपने ये लिखा भी आपने? जी हाँ. क्या बात है, बड़ी मैं बहुत ही खूबसूरत लिखना पसंद कर रहा हूँ चीज़ों. अच्छा समी साहब, आपको ये तो आपने इस गाने के पीछे जो एक थोड़ी सी सैड स्टोरी थी, थोड़ी रियल स्टोरी, आपकी जिंदगी का हिस्सा है चूंकि कहानी, तो हम इसको जज नहीं करते, कोई भी रंग नहीं देते, आपके बड़ी करीब है ये कहानी. ये बताएं कि कितनी खवातीन की फरमाइश है इस गाने को लेकर बार बार किसी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह. I like how he's so humble about it. बहुत ज़्यादा. बिल्कुल ठीक हो गया. काफ़ी, बिल्कुल.
इसमें कोई शक क्या कभी ऐसे हुआ वॉइस नोट भेजते भेजते ये गाना भी सुना दिया हो, मैं याद आऊंगा? बिल्कुल होता है ऐसा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं। मोस्टली होता है कि किसी फ्रेंड्स में होता है कि एक सबका एक प्रॉब्लम होता है कि बर्थडे भूल जाना है सब कुछ। जी। तो हमेशा जब मुझे बाद में याद आती है तो मेरा एक ही वो जिसको कहते हैं एक्सक्यूज या वो कि मैं कहता हूँ मुझे पता था कि मैं सबसे लेट वो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसलिए सबसे एंड में, क्योंकि सबसे पहले तो हर कोई करता है, हाँ सबसे एंड में मैं इसलिए ताकि नेक्स्ट ईयर तक आपको मैं याद रहूँ। अरे वाह, बिल्कुल जबरदस्त। समी साहब आपके साथ गप भी लगाएंगे, गाना भी सुनेंगे और मैम हमारे साथ आप हैं ही प्रोग्राम का हिस्सा, तो है ना मेरे ख्याल से ब्रेक। बिल्कुल, लेकिन ब्रेक भी बहुत जरूरी है नाज़रीन। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़े ही दो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेट पर। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये वादा किया था आपसे, वादा तो नहीं किया था लेकिन एक जिक्र किया था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे, समी साहब क्योंकि बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे तो मजीद गाना भी सुनेंगे इनसे। जी बिल्कुल जरूर। और गाने से पहले हम बुशरा साहिबा से भी जानना चाहेंगे कि म्यूजिक में टेस्ट आपका कैसा है, किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं? मैं हर तरह का म्यूजिक सुनती हूँ। मुझे लगता है अच्छा। जिस तरह वो कहते हैं ना, बड़ा फिल्मी टर्म है, मौसीकी रूह की गज़ा है। बिल्कुल। So I listen all sort, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कभी मेरी बहुत प्यारी आवाज़ हो और मैं गाना भी गुनगुना लूँ। But sadly that's not the case, but I listen to all sorts of music. Really? So और who's इनकी your आवाज़ favorite माशाल्लाह singer? बहुत, वो कहते हैं ना, it has a very positive tinge to it. एग्जैक्टली। Thank you. तो तो कुछ आप गुनगुनाने गुनगुना दें का कुछ। अगर हम आपको बोले नहीं नहीं, मैं तो अभी तो मेरा वैसे भी गला भी खराब है, I don't ये have a हर good बड़ा voice. आर्टिस्ट जो है ना, सिंगर, वो यही बात करते ये हैं। बहुत मेरा गला खराब। काश इट्स माय ड्रीम। और आई थे अब मुझे और सुनने में आया है कि जो लोग गाते हैं इट्स वेरी थेरेप्यूटिक एज वेल, और उनकी थेरेपी भी होती है। तो मैं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं योगी हूँ, योगा अच्छा, करती हूँ, nice. वाह, वाह। तो दैट इज व्हाई मुझे बड़ा ये है कि ये भी एक हुनर आना चाहिए था। माय बिल्कुल। हस्बैंड आप- हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। अच्छा माशाल्लाह, आप ग्रेट। बट हैं और बट तो बड़े खुश खुराक होते हैं तो आप सुबह पाए शाही ये सब सब कुछ सब कुछ So how are you so fit माशाल्लाह? बस। योगा वगैरह, एक्सरसाइज? कुछ भी नहीं, खाली योगा करती हूँ, वो भी खाली मेडिटेटिव योगा होता है, और खाती हर चीज हूँ लेकिन थोड़ी मिकदार में। लेकिन आपको देख के नहीं लगता माशाल्लाह से। I've seen you on different events. ऑनेस्टली मेरे लिए देसी खाना और ये नहारी पाए, आई कांट लिव तो विदाउट। सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? सब कुछ सब कुछ just has to be nice. I like different cuisines. देसी के Okay. बगैर तो मैं रह नहीं सकती। अच्छा, अच्छा। और वही है कि sometimes my husband says कि मैंने कम ही लड़कियों को देखा ये निहारी की क्रेविंग्स Craving. पाए। तो समी साहब yes. आप बताएं कि आपको कैसा खाना पसंद है, क्योंकि आपने तो गाना भी गाना है तो गले का ख्याल भी रखना है। नहीं, खाने में मुझे सब कुछ ही पसंद है, बस स्पाइसी ना हो। एक्चुअली मैं जरा स्पाइसी से भागता हूँ शुरू से। ओके। और अगर हम म्यूजिक में इंस्पिरेशन की बात करें तो हु इज योर इंस्पिरेशन? पाकिस्तान में हो तो मुझे मतलब नाज़ी हसन, ज़ोएब हसन जो थे, अरे तो वाह। मैं मतलब शुरू से बहुत ज्यादा Nobody could beat him. Yeah. Yeah. एग्जैक्टली। एंड देन वाइटल साइंस बैंड जो था हम लोग वाइटल ने, साइंस। तो बहुत ज़्यादा फॉलो किया। एक्चुअली शुरू में जब स्कूल वगैरह के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा कॉपी भी किया करता था जुनैद जमशेद सर को। अरे वाह, तो जबरदस्त। somehow मैं भी शायद वो उस टाइम कॉपी करना ही था। तो आज तक जो लोग कहते हैं कि यार एक पुरसुकून आवाज़ हाँ है, जी। शायद मुझे लगता है वो कि वो इंस्पिरेशन आपने exactly, उनसे ही कॉपी ली। खैर वर्ड आपने गलत यूज किया, कॉपी नहीं, इंस्पिरेशन बाय हाँ, लेकिन- इंस्पायर्ड बाय हिम। गाते वक्त ये होता है कि कुछ वर्ड्स की अदायगी ऐसी होती है कि जो स्पेसिफिकली कुछ सिंगर्स होते हैं उनका एक तरीका फिर वो होता है। लोग कहते हैं कि आप कॉपी कर रहे हाँ हैं। एग्जैक्टली, तो वो मेरा भी होता था। मैं बट आपने इंस्पिरेशन वहां से Exactly, ली। जुनैद साहब की ओके। बहुत और खूबसूरत आवाज़। पॉलिटिकल पार्टीज का भी हम इनसे भी जानना चाहेंगे। समीर साहब आप भी हमें बताएं कि किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्या ख्यालात हैं आपके? बहुत सारी पार्टीज हैं जिनसे मेरी अच्छा, बड़ी मुझे लगा inspiration- कहने लगे हम बहुत सारी पार्टीज को हाँ सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना होता है। डिनर मैं- पार्टीज। जी। जी एग्जैक्टली सबसे बेस्ट आंसर ये कि डिनर पार्टीज हो। डिनर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं भी अब support उनको करता हूं। बोलने तो दे। अब वो चुप तो कर जाए। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी सीट पे हमारा वोटर बैठा है कि नहीं बैठा। Exactly. जी बताइए किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं तो अगेन वही कि मैंने कभी जिंदगी में वोट ही नहीं दिया किसी को। नहीं। वन वोट वेस्टेड। खैर जो ये आफ्टर द शो इनको मैं कायल करती हूँ। आई सी अ वोटर। बिल्कुल मैम, लेकिन ये तो बता दें बुशरा साहब, अब इनको पीपल्स पार्टी के लिए कन्विंस करना है या पीएमएलएन के लिए कन्विंस करना जिसकी टिकट मिली हुई है उसके लिए करना है अभी। उसके लिए अभी करना है। ठीक हो है? गया। ठीक है जी। तो समीर साहब अब स्टेज आपके सर। Sure. हाँ जी, तो जरा सुना दें कुछ। गुनगुना दें। वैसे क्या सुना रही हैं, भी बता दें जरा।
एक सॉन्ग था लेकिन, मेरा एक गाना था, मैं वो सुना देता हूँ। लेकिन और ये भी बड़ा काफ़ी फैंस की हमेशा फरमाइश रहती है। और वक्त की ज़रूरत भी है सही बात। आँखों में बस जाओ ना कि दिल को मिले कुछ सुकून। हाँ, तुम थाम लो ना के दिल अंधेरों में ना हो जाए गुम। लेकिन बेकार की बातें हैं ये जाने भी दो। मेरे पास ख्वाबों भरी रातें तो हैं अब रोने को, लेकिन रोने से क्या जब तू मुझे समझे नहीं। ओ लेकिन रोए बिना दिल ये मेरा संभले नहीं। जबरदस्त 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 खूबसूरत आवाज। और आवाज जो है ना उसमें मैं ये कहूंगी कि बहुत पुरसकून आवाज, पुरसकून आवाज। अगर कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत, धीमी, अच्छी। और बड़े कम लोग होते हैं जो तेरे भाई नोट्स पे इतना जोर लगा के नहीं गाते, है ना। बड़ा पुरसकून आराम से गाते हैं। मध्यम सुनने लहजे वालों को भी में। बड़ा सुकून मिलता है, कानों को बड़ा मजा आता है। सूदिंग आवाज Soothing है, आवाज। ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, मैं जाते जाते क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है तो बुशरा साहिबा से एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफर हो तो कौन सी मिनिस्ट्री लेना चाहिए? एजुकेशन। एजुकेशन, अरे वाह वाह वाह। तालीम के जरूरी भी शोबे है, में उसमें वैसे भी आपकी reforms बहुत खिदमत। जरूरी हैं। हाँ जी, और अगर तालीम के शोबे की बात की जाए तो उसमें तो वैसे भी हम देखते रहते हैं आपकी खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। बड़ी एक्टिवली काम करती हमें नजर आती हैं और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। हमारे लिए ये ऑनर की बात है समी साहब, आप तशरीफ लाए, आपकी खूबसूरत आवाज से हम सब लोग बहुत ज्यादा महसूस आज तो और हिना ने उर्दू की लाइन बोली है प्रॉपर, हम भी बहुत महसूस हुए। बड़ी जबरदस्त इन्होंने। थैंक यू बस आपका असर है। थैंक यू सो मच जी भट्ट साहिबा, बहुत शुक्रिया। अगेन आप पार्ट बनी सुनो पाकिस्तान का। समी साहब बहुत शुक्रिया। और आप दोनों की शख्सियत ने 4 चांद लगाए हमारे इस प्रोग्राम को। और हम उम्मीद करते हैं जी हमारे जो देखने वाले उन्होंने भी इस एपिसोड को भरपूर इंजॉय किया होगा। तो आप अपना ख्याल रखें जी, और वही पैगाम देना चाहूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और जिस हाल में हो परवरदिगार का शुक्र अदा करें। और दिन का आगाज़ आपने हमेशा मुस्बत सोच से करना है और इख्तिताम भी आपने मुस्बत सोच से ही करना है। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।